सो हम लोग बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे। आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? शब्द भेद। शब्द भेद। तो मैंने क्या बोला था कि जस्ट आई विल क्विकली रिवाइज इट कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? एक। ठीक है। वो जो इसको बोला जाता है कि 26 लेटर से जो मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट बनता है कहाँ से बनता है? 26 लेटर से। जो 26 लेटर से बनता है यानी कि उसको इसीलिए इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? वर्णमाला। इसको क्या बोला जाता है? वर्णमाला। क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ लेटर होता है। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर। उसके बाद लेटर, इसकी बात करेंगे लेटर। तो लेटर से क्या बनता है? अल्फ़ाबेट बनता है। लेटर से क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं दो तरह से। एक तो बोलते हैं बड़ा ABCD और दूसरा क्या बोलते हैं? छोटा ABCD। क्लियर है? तो इंग्लिश के जो लेटर को होता है दो तरीके से लिखा जाता है, बड़ा ABCD, छोटा ABCD। यानी बड़ा ABCD को क्या बोला जाता है? कैपिटल लेटर। क्या बोला जाता है? कैपिटल लेटर। छोटा वाले ABCD को स्मॉल लेटर। क्लियर? अब बात किए थे कि हमारे जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उस ये तो हुआ जो लिखा जो जाता है वो कैपिटल और स्मॉल में लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि लेटर जो होते हैं 26 लेटर उसको क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया? 2 कैटेगरी में। कौन कौन से? भूल गए इतना जल्दी? वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल एंड वावेल कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? रेस्ट ऑफ द लेटर। तो वावेल कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। तो आपको पता होगा कि वावेल में किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं। वावेल में किसका प्रयोग होता है? और कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि जब ए और एन का प्रयोग करेंगे तो हम लोग स्पेलिंग चेक नहीं करेंगे कि स्पेलिंग के हिसाब से वावेल है या कॉन्सोनेंट। हम लोग क्या चेक करेंगे? उच्चारण, साउंड चेक करेंगे कि अगर हमारा साउंड जो है वो अगर मेरा वावेल आता है यानी कि स्वर आता है तो एन का उपयोग करेंगे, और अगर हमारा साउंड जो होता है कॉन्सोनेंट होता है तो उसके लिए क्या उपयोग करेंगे? ए का यूज करेंगे। क्लियर है? हम बता दिए थे कि स्वर जो साउंड होता है वो क्या होता है? आ से लेके ए तक जो होता है वो स्वर होता है, बाकी क्या होता है? व्यंजन होता है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे चर्चा किए थे कि लेटर जो होता है 26 लेटर, वो सारे लेटर के कलेक्शन से क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर के कलेक्शन से क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड जो होता है वो इनफाइनाइट है। वो वर्ड क्या है? अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकाल के देखिएगा तो उसमें कितना वर्ड मिल जाएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो वर्ड मीनिंग है वही है, बहुत सारा आपको वर्ड मीनिंग लगा जिसकी कौन नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, वर्ड की कौन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ड की पहचान तो कर सकते हैं। वर्ड की पहचान तो कर सकते हैं। तो वर्ड को जो इंग्लिश में जो पहचान किया गया वो कितने वर्ड की जो अपना नाम है इंग्लिश में वो कितने टाइप के हो सकते हैं? हर शब्द की अपनी एक पहचान होती है। शब्दों के समूह से क्या बनता है? लेटर बनता है। और हर शब्द की अपनी एक पहचान होती है। हम लोग शब्द भेद की परिभाषा क्या सीखे थे पार्ट ऑफ स्पीच में कि किसी भी वाक्य को पूरा करने में शब्दों का प्रयोग होता है और हर शब्द का कुछ ना कुछ नाम होता है। और इंग्लिश की लैंग्वेज में हर शब्द को 8 भाग में बांटा गया है। जितने भी वर्ड है उसको कितने भाग में बांटा गया? 8 भाग में। यानी कि कोई भी वर्ड उठा लो, कोई भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड उठा लो, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रीपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इसके अलावा कोई भी वर्ड इससे बाहर नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो जैसे कि ए और एन की चर्चा की है तो बोलेंगे कि सर ये भी तो एक वर्ड है। बिल्कुल, हाँ जी, ये वर्ड है। ये क्या होता है? आर्टिकल होता है। और आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव कहलाता है। आर्टिकल क्या कहलाता है? क्योंकि ये विशेषता बताता है, शब्दों की विशेषता बताता है, इसीलिए ए और एन आर्टिकल है। लेकिन आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कि कोई भी इंग्लिश के लैंग्वेज में कोई भी वर्ड हो उसको 8 भाग में कैटेगराइज करते हैं। उसी कैटेगराइजेशन को पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। उसी कैटेगराइजेशन को क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो यानी कि अगर कोई बोले कि
वर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, तो बोलेंगे कि देखिए वर्ड के जो टाइप होते हैं मतलब उसकी जो पहचान होती है वो 8 होती है। वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड। अब किसकी बात करते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड। जब 2-3 वर्ड से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटेंस को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया। कैटेगरी 1 एक होता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार के। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। एक क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं है। टाइप 1 में हम बताए थे कि एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस। एक और मिस हो रहा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाए थे ना सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये था कैटेगरी 1। दूसरा कैटेगरी क्या था? कैटेगरी 2 में था कि एक होता है अफर्मेटिव। एक क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है निगेटिव। तीसरा एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा हाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या होता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्लियर? चलो, तो हम लोग कैटेगरी 1 बोल रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि वक्ता कुछ बोलता है। वक्ता कुछ बोलता है, ठीक है। यानी कि हम कुछ भी बोलेंगे उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। हम कुछ भी बोल रहे हैं यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं यानी कि वक्ता कुछ भी बोले वो क्या होता है? नॉर्मली बेसिकली अफर्मेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब क्या होता है? वक्ता क्या होता है? कुछ क्वेश्चन कर लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है ऑडियंस से कि अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम आपको कुछ समझा रहे हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव। अभी जिस तरह का हम बात कर रहे हैं वो चर्चा क्या कहलाएगी? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दें कि किसी से हम जैसे कि आपसे पूछे कि कल ट्यूशन क्यों नहीं आई, तो आपने बताया कि हाँ ये काम था, तो मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि कल क्यों नहीं आए। तो जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब जैसे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे मेरे को प्यास लगा तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा एक गिलास पानी पिला दो, तो हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक या कोई ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंटेंस को क्या बोला जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। हम क्या बोलते हैं? अगर किसी और के लिए, अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए अगर हम कुछ विश करते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं तो उसको कौन सा सेंटेंस बोला जाता है? ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम आपको बताए थे कि मान के चलो किसी को आशीर्वाद देना है तो हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम देने के लिए जाता है या कुछ नया काम करने के लिए जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट। यहाँ उसकी शुभकामना कर रहे हैं यानी दूसरे को विश कर रहे हैं। जैसे कि कोई किसी का जन्मदिन है तो मेरा तो जन्मदिन नहीं है, किसी और का है, तो हम उसको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादि। ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि कुछ अचानक से आपका फीलिंग्स और इमोशन को अचानक से एक्सप्रेस करना पड़ जाता है। कोई दुखद घटना हो गया तो हम बोलते हैं आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सैड, सो सैड, इस तरह का। या बहुत अच्छा मतलब न्यूज़ सुने तो बहुत खुश हो गए, सरप्राइज टाइप का न्यूज़ सुन लिए, तो वो सब टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्लियर है? चलो, तो ये 5 कैटेगरी तुमको लगता है अच्छे से समझ में आता होगा। बाकी ये 4 तो बहुत आसान है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें कि ना तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कोई निगेटिव सेंटेंस हो, मतलब ना तो ना का यूज हुआ रहा है, नहीं का यूज हो रहा है, ना कोई क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाएगा? दूसरा बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? नॉट का यूज होता है। इसमें क्या होता है? लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? नॉट का यूज होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तीसरी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरी किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नॉट का भी प्रयोग होता है। तो यानी अफर्मेटिव में ना तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना तो नॉट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा और नॉट का प्रयोग भी। निगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन नॉट का प्रयोग होगा। नॉट का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो पूछा जाएगा
लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नॉट का भी प्रयोग होगा। आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर। चलो अब बोले हैं कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसके कितने पार्ट हो सकते हैं। कोई भी सेंटेंस के कितने पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल रहे हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। टाइप अगर कोई पूछ ले तो हम बता देंगे कि वैसे तो एक कैटेगरी है कि सेंटेंस को 5 भाग में बांटा गया है, दूसरा कैटेगरी के हिसाब से सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है। लेकिन अगर कोई पूछे कि सेंटेंस कितने पार्ट के होते हैं, मतलब एक सेंटेंस में कितना हिस्सा होता है, तो एक सेंटेंस में बेसिकली कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 3। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हाँ, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, कर्ता के लिए जो कुछ काम हो रहा है उसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्ब। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे काम पे असर पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, असर पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब की वजह से उसकी काम पे असर पड़ता है। ठीक है। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसका वीडियोस भी है, तो आप लोग चाहेंगे तो मोबाइल पे देख भी सकते हैं। ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर क्या होता है, एक वचन। प्लूरल क्या होता है, बहुवचन। एक वचन वो होता है सिंगुलर, एक वचन वो होता है जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, और एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है तो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। क्लियर है। चलो अब उसमें भी सब्जेक्ट में भी बताया गया था कि पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है, बोलने वाले व्यक्ति को। फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो दुनिया में बोलने वाला 2 हो सकते हैं, मैं या हम लोग। अगर खुद के बारे में चर्चा करना हो तो नाम लेके तो नहीं बोलेंगे, अपने बारे में चर्चा करना हो तो या तो मैं बोलूँगा, या एक से अधिक अगर हम सबके साथ मिलकर खुद के बारे में चर्चा करना होगा तो हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन केवल आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोला गया। ठीक है। आई चूंकि मैं इकलौता अपने बारे में बोलना चाह रहा हूँ, खुद के बारे में केवल बोलना चाह रहा हूँ, तो आई का यूज करूँगा क्योंकि वो सिंगुलर होता है। ठीक है। अगर सबको साथ लेके हम खुद के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो क्या होगा, वी। ठीक है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बोला जाता है वो क्या होता है, जिसको बोला जाता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। इस दुनिया में जिसको बोला जाता है और उस बोलने के लिए जो वर्ड को यूज करते हैं वो इकलौता एक वर्ड है, यू। अगर हमको आपके बारे में बोलना है तो हम आपको यू से ही बोलेंगे, नाम लेके नहीं बुलाएंगे। क्योंकि आप मेरे सामने में हो, आप मेरे अगर सामने में रहोगे तो मैं यू ही बोलूँगा। ठीक है। और अगर आप मेरे से दूर रहोगे, अगर आपके बारे में चर्चा करनी है तो हम आपके नाम लेके आपको बुलाएंगे। ठीक है। तो सेकंड पर्सन को क्या बोला जाता है, यू। सेकंड पर्सन को क्या बोला जाता है, ओनली यू है जो सेकंड पर्सन है। यू में तुम, अगर मुझे एक को इंडिकेट करना है, किसी एक को बोलना है तो वहाँ पे यू होगा, यू मतलब तुम या आप। लेकिन एक से अधिक होगा तो क्या होगा, यू में वर्ड यू ही रहेगा लेकिन उसमें वो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो हम लोग फर्स्ट पर्सन समझ गए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है, बाकी सब। थर्ड पर्सन में बाकी सब, मतलब ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे कोई नाम हो गया। ठीक है। अब उसमें भी देखेंगे ही मतलब वह, इकलौता बोला जा रहा है तो वो सिंगुलर हो गया। सी फीमेल को इंडिकेट करते तो इकलौता बोला जा रहा है तो वो भी सिंगुलर हो गया। कोई नाम बोल रहे, राम, सीता, ये सब क्या हो गया, इकलौता हो गया तो सी हो गया। इट मतलब वह किसी एक चीज़ का बोध कराते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर हो गया। तो ही, सी, इट कोई भी नाम हो तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन। सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा, दे, देम, इस तरह का वर्ड जो होगा प्लूरल में होगा। जैसे हमको चर्चा करना है राम एंड सीता, तो जहाँ पे एक से अधिक हो जाए, राम एंड सीता, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। क्लियर है।
ये पढ़ा दिए। यानी सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल। उससे आगे कैटेगराइज करें सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कैटेगरी 1 के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल, और कैटेगरी 2 के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी हम लोग को देखना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ तक क्लियर? चलो हम एक चीज़ और सीखे थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में EJMR का प्रयोग कैसे करते हैं। EJMR का प्रयोग कैसे करते हैं? तो अगर ध्यान से देखें, EJMR का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में आई होता है। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। आई के साथ और यू के साथ किसका प्रयोग? यू नहीं, छोड़ो एक मिनट। ही, सी, ही, इट, या कोई भी नेम होता है जो सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन, यानी कि ये बोल सकते हो फर्स्ट पर्सन और ये हुआ थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, और ये सारा सिंगुलर है। सारा क्या है? यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ एम लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, बाकी सब के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्लियर है? तो बस सिंपल याद है, आई के साथ एम पता ही है, ठीक है। ही, सी, इट कोई नाम रहेगा तो इज लगेगा, बाकी सब के साथ आर। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत है इसमें। चलो वेरी गुड। अब किसकी चर्चा करेंगे? वर्ब की चर्चा। किसकी चर्चा करेंगे? वर्ब की चर्चा, ठीक है। तो वर्ब जो होता है बेसिकली, वर्ब वो होता है जिससे कि कर्ता का काम होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम होता है। तो सब्जेक्ट का काम होता है, तो वर्ब को 2 भाग में बांटा गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और तो जिसमें कोई काम होता है वो मेन वर्ब हुआ। खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, धूपना, ये सब क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। लेकिन एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वो क्या होता है? उसके मदद से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? चलिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है, और ऑब्जेक्ट का कोई टाइप तो नहीं होता है ना। ऑब्जेक्ट वेरी सिंपल होता है सेंटेंस की, जिससे कि काम पे क्या होता है? उसके ऑब्जेक्ट पे असर पड़ता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? चलो तो सेंटेंस यहाँ तक क्लियर सीख लिए। सेंटेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ाना शुरू किया? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच एक एक करके कल रिवीजन करा दिए थे कि नॉन किसको बोलते हैं। नॉन बहुत एक लाइन में हम बताते हैं नॉन क्या होता है। कोई भी प्राणी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, उसका नाम, कोई स्थान हो उसका नाम, कोई जगह का नाम, ठीक है। तो इस सब को नॉन बोलते हैं, यानी कि कुछ किसी को नाम दिया जाएगा तो उसको नॉन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे आगे चल के पढ़ोगे तो इसका एक्सेप्शन भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नॉन में इमोशंस को भी एक नाम दिया गया है, जैसे कि प्यार, लव। ये क्या है? लगेगा कि लव क्या है? वर्ब हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नॉन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कोई नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोला गया क्योंकि उसमें फीलिंग्स एंड इमोशन है। तो वो आगे चल के जब नॉन का कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग एक एक लाइन में पढ़ते हैं कि कोई भी नाम हुआ, चाहे वो व्यक्ति का हुआ, कोई जानवर का हुआ, ठीक है, कोई स्थान का नाम हुआ, कोई वस्तु का नाम हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन बोलेंगे। तो नॉन क्या होता है? नॉन के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो नॉन बोलते हैं। जैसे कि कोई नाम यूज कर रहे हैं, जैसे कि सीता इज ए गर्ल, और उसके बाद उसके बारे में आगे चर्चा करना हो तो सीता के बदले में हम सी लगाते हैं, तो सी इज ए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हो गया ही, सी, इट, दे, देम, वी, यू, ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है? काम, जो जिससे सब्जेक्ट का काम होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि खाना, पीना, दौड़ना, ये सब वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब की आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण बोला जाता है जो किसकी विशेषता बताता है? नॉन की और प्रोनाउन की। जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता होता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। किसको बोलते हैं? जो भाव और एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे कि सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड। यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रही है? गर्ल की विशेषता। सीता एक लड़की है जो बहुत अच्छी, सीता एक लड़की है जो अच्छी है। तो यहाँ पे गुड क्या हुआ? गर्ल और सी की विशेषता बता रही है। यानी गर्ल क्या हो गया? नॉन हो गया, और सी क्या हो गया? नॉन हो गया। सॉरी, सीता क्या हो गया? सीता भी नॉन हो गया, गर्ल भी नॉन हो गया, तो उसकी विशेषता बताया जा रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं एडवर्ब की। किसकी बात करते हैं? एडवर्ब की। जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे सीता इज वेरी गुड गर्ल, सीता इज वेरी गुड। यहाँ पे जो वेरी लगाए वो किसकी विशेषता बता रही है? गुड की विशेषता बता रही है। अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी है, तो वेरी जो हुआ वो एडवर्ब हो गया। क्लियर? प्रीपोजिशन क्या होता था? संबंध सूचक वाक्य। प्रीपोजिशन क्या होता था? संबंध सूचक वाक्य। संबंध सूचक क्या होता है? ये वाक्य को एक दूसरे से क्या होता है? जोड़ता है। जैसे कि ही इज सिटिंग ऑन चेयर, ठीक है,
राम लिव्स इन दरभंगा, तो यहाँ पे इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है। क्लियर है? चलो, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या सीखे थे हम लोग? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक। ठीक है, संयोजक बोलते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? ये भी वाक्य को जोड़ता है आपस में, वाक्य को, लेकिन इसके हेल्प से क्या होता है, वाक्य छोटा हो जाता है, मतलब सेम रहता है। वाक्य छोटा हो जाता है, मतलब सेम होता है। तो इसका एग्जाम्पल सीखा। हाँ, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो जैसे कि हम बोले थे कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। फिर बोलेंगे श्याम इज अ बॉय, श्याम इज अ बॉय, श्याम इज अ बॉय। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, बट दोनों एक ही बात कर रहे हैं। राम एक लड़का है और श्याम एक लड़का है। हम एक वर्ड यूज करेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर बॉय, राम एंड श्याम आर बॉय। तो इसमें ये जो एंड का यूज किए, एंड क्या हो गया हमारे लिए? कंजंक्शन हो गया। एंड क्या हो गया? ये क्या कर रहा है, इसको यूज करके मतलब तो सेम ही है, राम और श्याम, यहाँ भी लड़का ही है, वहां भी लड़का ही बोल रहा था, लेकिन एंड का यूज करके दो वाक्य क्या हो गया? छोटा हो गया। वाक्य क्या हो गया? छोटा हो गया। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अब बात करते हैं किसकी? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है? विस्मयादि बोधक, राइट। तो ये हाँ, जो फीलिंग्स और अचानक से कोई इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो तो इंटरजेक्शन का यूज किए थे। वो जो हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़े थे, एज इट इज है इंटरजेक्शन, उसमें भी फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन, जो अचानक से कोई सरप्राइज हो जाता है तो उसके लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। क्या लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगा देते हैं? हाँ, उसमें इंटरजेक्शन में ना। हाँ, आगे चल के जब उस पर डिटेल जाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम जस्ट बेसिकली आप लोग को समझाएं, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि हम हर क्लास का कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम, मेरा ये मानना है कि आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पीछे जो हम लोग नॉलेज लिए उसको कलेक्ट करें। कलेक्ट करना जरूरी है। हमको पता है कि लोग घर पे उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो हम लोग जैसे कि देखिए अभी तक मेरे को लगता है कि हम 20 मिनट पढ़ाएंगे, 20 मिनट में हम लोग जो लास्ट 7-8 क्लास की है उसको हम रिवाइज कर दें क्विकली। हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, अब हम लोग शुरू कर सकते हैं क्लास को।